हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको मालूम है कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम अब बहुत दूर है नहीं, और ऐसे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीबी शैली, एक महान रोमांटिक पोइट, और जिनका जन्म 1792 में हुआ था और निधन 1822 में हुआ। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जा कर के हमारे चैनल से फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और फ्रेंड्स, आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेरेसा विवियानी एक लड़की है जिसका नाम है टेरेसा विवियानी, हु वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, जो 19 साल की थी। आखिर कौन थी वो? तो वो बेटी थी किसकी? गवर्नर ऑफ पीसा, पीसा के गवर्नर की बेटी, जिसका नाम टेरेसा विवियानी था, जो 19 साल की थी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि टेरेसा विवियानी बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही चंचल और बहुत ही अट्रैक्टिव, और पीबी शैली उसके प्रति बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। और तो वो जो है ना, पीबी शैली के एक पोइम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। मतलब उससे प्रेरित होकर के, टेरेसा विवियानी से प्रेरित होकर के पीबी शैली ने एक पोइम लिखी थी। तो वो कौन सी पोइम है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सेंसिटिव प्लांट, ऑप्शन बी क्या है? इपिसाइक्योडियन। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग फिर से देख लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट है वो है एपिसाइक्योडियन। ओके। और इसके अलावा ऑप्शन सी है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, और ऑप्शन डी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो जैसा कि आप जानते हैं, द अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इन्होंने किसके जवाब में लिखा था? इन्होंने थॉमस लो पीकॉक ने एक निबंध लिखा था, और उसका नाम था द फोर एजेस ऑफ पोइट्री। द फोर एजेस ऑफ पोइट्री के जवाब में इन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम आंसर में पहुंचते हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इपिसाइक्योडियन। एपिसाइक्योडियन नामक पोइम इन्होंने टेरेसा विवियानी से प्रेरित होकर के लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबी शैली रोड अ लव पोएम। पीबी शैली ने एक लव पोएम लिखा था, नाम क्या था? द सर्पेंट इज शट आउट ऑफ पैराडाइज। पोएम का नाम द सर्पेंट इज शट आउट ऑफ पैराडाइज। आखिर ये पोएम इन्होंने किसके लिए लिखा? क्या ये पोएम इन्होंने मैरी शैली के लिए लिखा, या एडवर्ड विलियम्स के लिए लिखा, या जेन विलियम्स के लिए लिखा, या क्लेयरमेंट के लिए लिखा? तो ये चीज आप जान लीजिए कि एडवर्ड विलियम्स वॉज द हस्बैंड ऑफ जेन विलियम्स। ओके, सो हियर इज राइट आंसर ऑप्शन सी। जेन विलियम्स से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे पीबी शैली, और जेन विलियम्स के लिए इन्होंने ये लव पोएम लिखी डाली थी। नेक्स्ट, टू विच शैलीज वर्क। वो कौन सी शैली का वर्क है जिसको हैरोल्ड ब्लूम ने क्या कहा? द मोस्ट डिस्पेयरिंग पोएम ही रोट। पीबी शैली के द्वारा लिखी गई एक पोम के लिए हैरोल्ड ब्लूम ने कहा था कि उनके द्वारा लिखा गया ये जो पोम है ये अब तक में सबसे ज़्यादा निराशाजनक है। तो क्या वो एडोनेस है? एडोनेस,
कब लिखा इन्होंने? 1821 में लिखा। किसके निधन पे लिखा? जॉन कीट्स के निधन पे लिखा। इसके अलावा डॉन युआन, कुछ लोग इसको डॉन जुआन पढ़ते हैं, तो वो नहीं, डॉन युआन इसको पढ़ा जाता है, और ये इनका वर्क ही नहीं है। द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, ये एक ऐसे है, और ये लिखा किसने है? इसको लिखा है थॉमस लो पीकॉक ने। तो करेक्ट आंसर है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये पोम आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षाओं में, पूछा जाता है द अनफिनिश्ड पोएम ऑफ पीबी शेली। तो यही आंसर होगा, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ये अनफिनिश रही है, इसको पीबी शेली पूरा नहीं कर सके थे। तो ये क्वेश्चन आपका VVI बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लेट्स चेंज द कलर। देखते हैं, व्हेन डिड शेली ड्रॉन इन द सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या पीबी शेली 1 जुलाई 1822 को डूबे थे, या 3 जुलाई 1822, या 8 जुलाई 1822, या 10 जुलाई 1822? सो करेक्ट आंसर इज 8 जुलाई 1822, मीन्स 8 जुलाई 1822। इसमें ये डूबे थे, कहाँ? बे ऑफ स्पेजिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट? पीबी शेली जिस नाव से डूबे थे, उस बोट का नाम क्या था? क्या मे फ्लावर था, क्या स्केट था, या हनली था, या डॉन युआन था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉन युआन। नेक्स्ट, अ कॉपी ऑफ कीट्स पोएम, कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम की एक कॉपी उनके पॉकेट में पाई गई थी, पीबी शेली के। व्हेन हिज बॉडी वाज फाउंड, जब उनके बॉडी को पाया गया, तो व्हाट वाज इट्स नेम? तो आखिर उस पोएम का नाम क्या था? क्या इंडीमियोन था, या हाइपेरियोन था, या लामिया था, या टूसाइकी था? फ्रेंड्स, पीबी शेली के बारे में आप जानते हैं कि इनका जो बोट था वो 8 जुलाई 1822 को डूब गया था, और करीब 10 दिन के बाद इनका बॉडी को खोज निकाला गया, 10 दिन के बाद। और जब 10 दिन के बाद इनकी बॉडी को पाया गया, तो इनके पॉकेट में इनके एक पोएम होती है, और उसको किसने लिखा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम थी। और वो कौन सी पोएम थी? ये वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लामिया। लामिया, लामिया कौन थी? अ सरपेंट वुमेन थी। नेक्स्ट, देखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज पब्लिश्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कब पब्लिश हुआ? क्या 1813 में? तो 1813 में तो क्वीन मैब आया था इनका। क्या 1817 में, या 1820 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1818। इन 1818 द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज पब्लिश्ड, and it was written, it was composed in 1817. Next, how many cantos are there in revolt of Islam? revolt of Islam में कितने कैंटोज हैं? क्या 8 कैंटोज हैं, या 10 कैंटोज हैं, या 12 कैंटोज हैं, क्या 14 कैंटोज हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन सी, यहाँ पर 12 कैंटोज हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच स्टेंजा फॉर्म डिड शेली यूज इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो
पोम है इनकी। इसमें कौन सा स्टेंजा फॉर्म इन्होंने यूज किया? क्या ऑक्टेव यूज किया या टर्सेट यूज किया? टर्सेट में 3 लाइनें होती हैं, ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं। या इन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज किया या इन मेमोरियम स्टेंजा यूज किया? इन मेमोरियम स्टेंजा मतलब ये वो स्टेंजा फॉर्म जिसको लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने डेवलप किया था। असल में था तो वो पहले से ही, लेकिन इन्होंने उसका खूब प्रयोग किया, भर भर के प्रयोग किया, और इसलिए इनके नाम पर भी एक स्टेंजा फॉर्म बन ही गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड्स, स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो देखते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा की रीम स्कीम क्या होती है? ए बी बी सी और सी, यानी टोटल इसमें कितने लाइनें होती हैं? टोटल इसमें होती हैं 9 लाइनें। स्पेंसेरियन स्टेंजा का रीम स्कीम बोर्ड परीक्षाओं में और इसके अलावा टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो ये याद कर लेने का विषय है। ए बी सी शी। इन मेमोरियम जो स्टेंजा है इसका रीम स्कीम है ए बी ए। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom was the revolt of Islam dedicated? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसको डेडिकेट किया गया था? Was it dedicated to Timothy Shelley? Timothy Shelley was the father of P.B. Shelley. Was it dedicated to Mary Shelley? Who was Mary Shelley? She was the second wife of Mary Shelley. She got married in 1816. और नेक्स्ट, जॉन किड्स या एलिजाबेथ पिटफोर्ड कौन थी? पीबी शेली की माँ थी। बट हियर इज राइट आंसर ऑप्शन बी, मेरी शेली के लिए इन्होंने इसको डेडिकेट किया था। क्या? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सफर ओज विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाई। तो अब जब हम लोग बात ही कर रहे हैं पीबी शेली की, तो किड्स हो नहीं सकते, बायरन हो नहीं सकते, और नन ऑफ एबो का सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द एपिग्राफ ऑफ पोएम एलास्टर, इसको भी जान लीजिए। एलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये पोम पीबी शेली के द्वारा लिखी गई, और इसका एपिग्राफ क्या है ये पूछा जाता है। ये पीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन डम एमाबम इट अमारे, अमाबम क्वारेबम क्विड एमारेम अमन अमारे। तो ये याद कर लेना है और इसको समझ लेना है। नॉन्डम अमाबम इट अमारे, ये एलास्टर का एपिग्राफ है। द एपिग्राफ वाज टेकन फ्रॉम। अब ये जो एपिग्राफ है इसको लिया कहाँ से गया? तो राइट आंसर है ऑगस्टाइन्स कन्फेशन थर्ड। ऑगस्टाइन कन्फेशंस थर्ड। नेक्स्ट, द ट्रांसलेशन ऑफ एपिग्राफ, और जो एपिग्राफ था उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है क्या? आई वॉज नॉट येट इन लव, मैं अभी तक प्रेम में नहीं था। एंड आई लव, और मैं प्यार करता हूँ। आई शॉट व्हाट आई माइट लव, और मैं वही चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। इन लव विद लविंग। तो ये है एपिग्राफ का मतलब। नेक्स्ट, शेली कोटेड फ्रॉम वर्ड्सवर्थ वर्क, विलियम वर्ड्सवर्थ के एक वर्क से इन्होंने कुछ लाइनें ली थी। क्या? द गुड डाई फर्स्ट, अच्छे लोग पहले मरते हैं। दे हुज, और कौन से अच्छे लोग? जिनका हृदय आर ड्राई, सूखा होता है। एज
समर्स डस्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे कि गर्मियों में धूल सूख गया होता है, उस तरह से जिनका हृदय सूखा होता है वो लोग पहले मरते हैं। और कैसे? बर्न टू सॉकेट, और ये लोग जो आग में जल करके राख हो जाते हैं। ऐसा कुछ लाइन था, और इसको पीबी शेली ने विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से लिया गया? तो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका क्या है? द एक्सकर्जन। एक्सकर्जन के बारे में भी आप जान लीजिए कि ये 1814 में आई थी पोएम। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वर्ड्सवर्थ पोएम, वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से शेली ने कोट किया था? क्या? इट इज अ ओ टू डी फॉर टीयर्स, इट इज अ ओ टू डी फॉर टीयर्स, मतलब एक ऐसा दर्द, इतना गहरा दर्द है जिसको आंसुओं से बयां नहीं किया जा सकता। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, यस, ये लाइन यहीं की है और इसको पीबी शेली साहब ने कोट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट है फ्रेंड्स। क्वीन मैब, क्वीन मैब कब पब्लिश हुई? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1813। नेक्स्ट, द सब टाइटल ऑफ क्वीन मैब, क्वीन मैब का सब टाइटल क्या है? तो आंसर यही है, अ फिलोसफिकल पोएम विद नोट्स, अ फिलोसफिकल पोएम विद नोट्स, ये सब टाइटल है किसका? द क्वीन मैब का। क्वीन मैब का मतलब क्या होता है? परियों की रानी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन क्वीन मैब, क्वीन मैब में कितने कैंटोज हैं फ्रेंड्स? तो रट लीजिए 9। कितने कैंटोज? 9। अगर कोई पूछे रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितने हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 12। नेक्स्ट, द रिवाइज एडिशन ऑफ क्वीन मैब, यस, क्वीन मैब का एक रिवाइज एडिशन आया था, किस नाम से? द डेमन ऑफ द वर्ल्ड, द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। ये कब आया? 1816 में आया था। क्वीन मैब कब आई? 1813 में आई। और इसका रिवाइज एडिशन किस नाम से? द डेमन ऑफ द वर्ल्ड, इट केम इन 1816। नेक्स्ट, विच ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर का कौन सा वर्क है कंटेन जिसमें लिखा हुआ है क्या? अ रेफरेंस ऑफ क्वीन मैब, यानी विलियम शेक्सपियर के किस वर्क में क्वीन मैब का रेफरेंस है? तो वो कौन सा वर्क है? रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट, क्वीन मैब वॉज रिटन इन, क्वीन मैब को किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ब्लैंक वर्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि रीम, ये क्या होते हैं? इसमें मीटर तो होता है, ब्लैंक वर्स में मीटर पाया जाता है, लेकिन राइम्स नहीं पाई जाती हैं, मतलब नो रीम ओनली मीटर। इसके अलावा 5 आयम्बिक पेंटामीटर की लाइनें इसमें होती हैं। नेक्स्ट, द सब टाइटल ऑफ एलास्टर, एलास्टर का सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलास्टर वाज कंपोज्ड इन, एलास्टर को लिखा कब गया? 1815 में। कब लिखा गया? 1815 में। और एलास्टर वाज पब्लिश्ड इन, एलास्टर का पब्लिकेशन कब हुआ? तो इट वाज इन 1816। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन एलास्टर, एलास्टर में कितनी लाइनें हैं? 720 मीन्स 720 लाइनें हैं। और हु सजेस्टेड द नेम एलास्टर, एलास्टर का जो नाम है किसने सजेस्ट किया था? तो कौन थे वो? थॉमस लॉ पीकॉक। थॉमस लॉ पीकॉक किस चीज के लिए जाने जाते हैं? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। और इसी के जवाब में पीबी शेली ने लिखा क्या?
द डिफेंस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट, फ्रॉम विच मिथोलॉजी डिड पीकॉक, पीकॉक कौन, थॉमस लो पीकॉक, इन्होंने किस मिथोलॉजी से एलास्टर वर्ड चूज किया था, तो इट वाज फ्रॉम रोमन माइथोलॉजी। नेक्स्ट, एलास्टर मीन्स एविल जीनियस, एलास्टर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, एलास्टर का मतलब क्या होता है, एविल जीनियस, इसका मतलब होता है a man who had bad influence over others, मतलब एक व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं एविल जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इनफैक्ट चलते हैं और ये है लास्ट स्लाइड आज की। और नेक्स्ट देखते हैं, सेलीज बॉडी वॉज क्रिमेटेड ऑन, सेली जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि पीबी सेली का जो निधन हुआ था, मतलब इनका जो बोट यानी डॉन इवान वो डूबा था बे ऑफ स्पेजिया में, कब 8 तारीख को यानी 8 जुलाई को डूबा था। और इनका जो क्रिमेशन हुआ, इनका दाह संस्कार जो हुआ था वो कब हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या 5 जुलाई तो हो नहीं सकता, जब 8 जुलाई को डूबे थे तो 5 जुलाई डेट रॉन्ग है, 15 जुलाई ये भी रॉन्ग है, 20 जुलाई ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज 16th of July 1822। ऑन दिस डे विल पीबी सेलीज बॉडी वॉज क्रिमेटेड। नेक्स्ट, व्हेन वाज पब्लिश सेलीज लॉन्गेस्ट एसे, पीबी सेली के द्वारा लिखा गया जो सबसे लंबा निबंध था, क्या अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, क्या अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, इसको कब लिखा गया था। सो डियर फ्रेंड्स, क्या 1820, इसको 1820 में लिखा गया, लेकिन बात हो रही पब्लिश की, तो 1820 में नहीं हुआ था पब्लिश, 21 में भी नहीं हुआ, 1920 में भी नहीं हुआ था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1825। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी अदर क्वेश्चन। When was Shelley's poem The Mask of Anarchy? The Mask of Anarchy, शेली ने एक पोम लिखा था जिसका नाम था द मास्क ऑफ एनार्की। इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, कब पब्लिश हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि दो इट वाज कंपोज्ड इन 1819। डियर फ्रेंड्स, द मास्क ऑफ एनार्की वाज कंपोज्ड इन 1819। इसको लिखा इन्होंने 1819 में, लेकिन पब्लिश कब हुई, तो क्या 1819 में, जी नहीं, 1820 में, 1820 में भी नहीं हुआ और 1825 में भी नहीं हुआ। द मास्क ऑफ एनार्की, देखिए जो पीबी सेली थे, पीबी सेली के बारे में कुछ चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक रिवॉल्यूशनरी पोइट थे। इतना साहस इतनी छोटी उम्र में कोई पोइट नहीं दिखाता था, इवन विलियम वर्ड्सवर्थ तक इतना हिम्मत, इतना साहस नहीं दिखाते थे। और मैं पीबी सेली से बहुत प्रभावित हूँ। पीबी सेली जो है अपनी लाइफ में फ्री लो का एक ये मान के चलिए कि ये चाहते थे कि हर जगह पे फ्री लो हो, प्यार में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा पीबी सेली का मानना था। और बायोग्राफी में मैंने इनके बारे में बहुत कुछ आपको बताया भी है, लेकिन तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी 1832। 1832 में इनकी ये पोएम पब्लिश हुई थी, क्या, द मास्क ऑफ एनार्की। हु डिस्क्राइब्स शेली एज
अ सुपर क्राफ्टमैन? किसने पीवी शैली को अ सुपर क्राफ्टमैन कहा? अ लिरिक पोइट विदाउट रिवल। इन्होंने पीवी शैली के बारे में किसने कहा क्या कि पीवी शैली अ सुपर क्राफ्टमैन, अ लिरिक पोइट विदाउट रिवल, मतलब एक ऐसा लिरिक पोइट जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। ऐसा किसने लिख दिया? क्या टी एस इलियट ने, तो या हैरोल्ड ब्लूम ने, या इजरा पाउंड ने, या टेनिसन ने? डियर फ्रेंड्स, ऐसा जो कमेंट है किसने लिखा? अमेरिकन थिंकर और अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैरोल्ड ब्लूम ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom Shelley belonged to the great tradition of Western writer? किसके अनुसार जो शैली थे वो पश्चिमी राइटर्स की जो परंपरा से संबंधित थे, और दैट इंक्लूड्स, और वो जो पश्चिमी राइटर्स थे उनमें कौन कौन शामिल था? दांते, शेक्सपियर और मिल्टन। यानी कौन सा व्यक्ति है जिसने पीवी शैली को दांते, शेक्सपियर और मिल्टन के स्तर पर खड़ा किया? तो क्या वो डोनाल्ड एच रीमन है, या हैरोल्ड ब्लूम है, या डब्ल्यू बी ईट्स हैं, या टी.एस. इलियट हैं? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, डोनाल्ड एच रीमन। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर एक बार में न समझ में आए तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ तो आप स्पीड बढ़ा करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे बेहद इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारे क्वेश्चंस केवल इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं, ये बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेरा यही अपना सजेशन है कि आप लोग मन से पढ़ें और कंसंट्रेशन के साथ डेली पढ़ते रहें। और फ्रेंड्स, एक और मेरे अंदर विचार आ रहा है, क्या लाइव क्लास लिया जा सकता है? अगर लाइव क्लास के लिए आप लोग एग्री हो तो लाइव क्लास भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब इसके बाद इनके बायोग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ले चुके हैं, करीब करीब 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इनके वर्क्स पर आधारित, पीवी शैली के वर्क्स पे आधारित, और एक एक दो वर्क एक दिन में हम लेते हुए पूरी सीरीज इनकी ख़त्म करेंगे, और इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे जॉन कीट्स। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए, समय काफ़ी हो रहा है, अब हम लोग अपने क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, आप अपने व्यूज ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।